चैप्टर 10 सुगंध। ये सब बहुत बचकाना था। आखिर क्यों जेकब को आने के लिए वार्ड को छोड़ना पड़ा? क्या हम इस तरह की अपरिपक्वता से आगे नहीं निकल गए हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उसके प्रति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी महसूस करता हूँ। बेला, ये हम दोनों के लिए आसान है, एडवर्ड ने मुझे दरवाजे पर बताया। मैं ज्यादा दूर नहीं रहूंगा। तुम सुरक्षित रहोगी। मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। वह मुस्कुराया और फिर उसकी आंखों में एक धूर्त नजर आई। उसने मुझे अपने पास खींचा, अपना चेहरा मेरे बालों में छिपा लिया। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी ठंडी सांसें मेरे बालों में समा रही थीं। जब वह सांस छोड़ रहा था, इसने मेरी गर्दन पर रोंगटे खड़े कर दिए। मैं अभी वापस आऊंगा, उन्होंने कहा, और फिर वे जोर से हंसे, जैसे कि मैंने अभी अभी कोई अच्छा चुटकुला सुनाया हो। बहुत ही हास्यास्पद है। लेकिन एडवर्ड केवल मुस्कुराया और बिना कोई उत्तर दिए पेड़ों की ओर चला गया। अपने आप से बड़बड़ाते हुए मैं रसोई साफ करने चला गया। इससे पहले कि मैं सिंक को पानी से भर पाता, दरवाजे की घंटी बजी। जेकब अपनी कार के बिना कितना तेज था, ये समझ पाना मुश्किल था। हर कोई मुझसे कितना तेज लग रहा था। अंदर आओ, जैक, मैंने चिल्लाकर कहा। मैं बर्तनों को उबलते पानी में डालने में ध्यान लगा रहा था और मैं भूल गया था कि जेकब इन दिनों भूत की तरह चलता है। इसलिए जब अचानक उसकी आवाज़ मेरे पीछे आई तो मैं चौंक गया। क्या तुम्हें सचमुच अपना दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ना चाहिए? ओह, माफ़ करना। जब उसने मुझे चौंकाया तो मैं बर्तन धोने के पानी में भीग गई थी। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में चिंतित नहीं हूँ जो बंद दरवाजे के कारण विचलित हो जाएगा, मैंने कहा और अपनी शर्ट के सामने वाले हिस्से को डिशटावल से पोंछा। अच्छी बात है, उन्होंने सहमति जताई। मैंने उसकी ओर देखा, उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। क्या कपड़े पहनना वाकई इतना असंभव है, जेकब? मैंने पूछा। एक बार फिर जेकब नंगे सीने था, उसने सिर्फ एक पुरानी कट ऑफ जीन्स पहनी हुई थी। मन ही मन मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे अपनी नई मांसपेशियों पर इतना गर्व था कि वो उन्हें ढकने के लिए खड़ा नहीं हो सकता था। मुझे मानना पड़ा, वे प्रभावशाली थी, लेकिन मैंने कभी उसे घमंडी नहीं समझा था। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगती, लेकिन फिर भी। उसने अपने गीले बालों में हाथ फेरा, बाल उसकी आंखों में पड़ रहे थे। उन्होंने बताया, यह आसान है। क्या आसान है? वह कृपालुता से मुस्कुराया। मेरे लिए शॉर्ट्स ले जाना ही काफी कष्टदायक है, पूरे कपड़े की तो बात ही छोड़िए। मैं कैसा दिखता हूँ, एक पैक खच्चर? मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम क्या बात कर रहे हो, जेकब? उनका चेहरा बहुत ही शानदार था, जैसे कि मैं कोई स्पष्ट बात भूल गया था। मेरे कपड़े बदलते ही अचानक गायब नहीं हो जाते, मुझे दौड़ते समय उन्हें अपने साथ रखना पड़ता है। मेरा बोझ हल्का रखने के लिए मुझे माफ़ करें। मेरा रंग बदल गया। मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, मैंने बुदबुदाया। वह हंसा और एक काले चमड़े की डोरी की ओर इशारा किया, जो सूत के धागे की तरह पतली थी, जो पायल की तरह उसके बाएं पैर के नीचे 3 बार लपेटी गई थी। मैंने पहले नहीं देखा था कि उसके पैर भी नंगे थे। ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट से ज्यादा है, अपने मुंह में जीन्स लेकर चलना बेकार है। मुझे नहीं पता था कि इस पर क्या कहूँ। वह मुस्कुराया। क्या मेरा अर्धनग्न होना तुम्हें परेशान करता है? जेकब फिर से हंसा और मैंने बर्तन धोने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उससे मुंह मोड़ लिया। मुझे उम्मीद थी कि उसे एहसास होगा कि मेरी शर्मिंदगी मेरी अपनी मूर्खता पर शर्मिंदगी के कारण थी और उसके सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे काम पर लग जाना चाहिए। उसने आह भरी। मैं उसे यह कहने का बहाना नहीं देना चाहता कि मैं अपनी तरफ से ढिलाई बरत रहा हूँ। जेकब, ये तुम्हारा काम नहीं है। उसने मुझे रोकने के लिए हाथ उठाया। मैं यहाँ स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहा हूँ। अब घुसपैठिए की गंध सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मेरा शयन कक्ष, मुझे लगता है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एडवर्ड की तरह उसे भी यह बात पसंद नहीं आई। मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। मैंने विधिपूर्वक उस प्लेट को साफ किया जिसे मैं पकड़े हुए था। सिर्फ ब्रश के प्लास्टिक के।
ब्रिसल्स सिरेमिक पर गोल गोल घिस रहे थे। मैंने ऊपर से कुछ आवाज सुनी, फ्लोरबोर्ड की चरमराहट, दरवाजे की क्लिक। कुछ भी नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा समय से एक ही प्लेट साफ कर रहा था और मैंने ध्यान देने की कोशिश की कि मैं क्या कर रहा हूँ। वाह! जेकब ने मुझसे कुछ इंच पीछे आकर कहा, जिससे मैं फिर से डर गया। हाँ, जैक, इसे बंद करो। माफ़ करें। ये लो। जेकब ने तौलिया लिया और मेरे ऊपर लगे नए दाग को पोंछ दिया। मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। तुम धो लो, मैं धोकर सुखा दूंगा। ठीक है। मैंने उसे प्लेट दे दी। खैर, गंध को पकड़ना आसान था। वैसे आपके कमरे से बदबू आ रही है। मैं कुछ एयर फ्रेशनर खरीदूंगा। वो हंसा। मैंने कपड़े धोए और उसने कुछ मिनटों तक चुपचाप कपड़े सुखाए। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? मैंने उसे दूसरी प्लेट थमा दी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। मैं कोई बेवकूफ़ या ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ, जेकब ने मुझे आश्वस्त किया। ठीक है, आगे बढ़ो। वह आधे सेकंड के लिए रुका। एक पिशाच को अपना प्रेमी बनाना कैसा लगता है? मैंने आंखें घुमाई। ये सबसे अच्छा है। मैं गंभीर हूँ। यह विचार तुम्हें परेशान नहीं करता, ये तुम्हें कभी भयभीत नहीं करता। कभी नहीं। वह चुप था और उसने मेरे हाथ में पकड़ा कटोरा पकड़ लिया। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। वह भौहें सिकुड़े हुए था, उसका निचला होंठ बाहर निकला हुआ था। और कुछ? मैंने पूछा। उसने फिर से अपनी नाक सिकुड़ी। अच्छा, मैं सोच रहा था, क्या तुम जानते हो, उसे चूमते हो? मैं हंसा। हाँ। वह कांप उठा। उफ! हर किसी का अपना अपना, मैंने धीरे से कहा। तुम्हें नुकीले दांतों की चिंता नहीं है। मैंने उसकी बांह पर तमाचा मारा और उस पर बर्तन धोने का पानी छिड़क दिया। चुप रहो, जेकब। तुम्हें पता है कि उसके पास नुकीले दांत नहीं हैं। काफी करीब, वह बुदबुदाया। मैंने अपने दांत पीस लिए और बोनिंग चाकू को आवश्यकता से अधिक जोर से रगड़ने लगा। क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? जब मैंने चाकू उसकी ओर बढ़ाया तो उसने धीरे से पूछा। बस फिर से जिज्ञासावश। ठीक है, मैंने झट से कहा। उसने पानी की धार के नीचे चाकू को बार बार घुमाया। जब वह बोला, तो वह सिर्फ फुसफुसाहट थी। तुमने कुछ हफ्ते कहा था। ठीक ठीक कब? वह बात पूरी नहीं कर पाया। ग्रेजुएशन, मैंने उसके चेहरे को सावधानी से देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। क्या यह उसे फिर से गुस्सा दिलाएगा? इतनी जल्दी? उसने आंखें बंद करते हुए सांस ली। ये किसी सवाल की तरह नहीं लग रहा था। ये किसी विलाप की तरह लग रहा था। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां सख्त हो गईं और उसके कंधे अकड़ गए। ओह! वह चिल्लाया। कमरे में इतनी शांति हो गई थी कि उसकी चीख सुनकर मैं 1 फुट हवा में उछल पड़ा। उसका दाहिना हाथ चाकू की धार के चारों ओर एक तनावपूर्ण मुट्ठी में मुड़ा हुआ था। उसने अपना हाथ खोला और चाकू काउंटर पर गिर पड़ा। उसकी हथेली पर एक लंबा, गहरा घाव था। खून उसकी उंगलियों से बहकर फर्श पर टपक रहा था। लानत है! आउच! उसने शिकायत की। मेरा सिर घूम गया और मेरा पेट भी मुड़ गया। मैंने एक हाथ से काउंटरटॉप को पकड़ लिया, अपने मुंह से गहरी सांस ली और खुद को काबू में करने के लिए मजबूर किया ताकि मैं उसे संभाल सकूं। ओह नहीं, जेकब! ओह, बकवास! यहाँ, इसे इसके चारों ओर लपेटो। मैंने डिश टॉवल को उसकी ओर धकेला और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुझसे दूर हटकर कंधे उचका दिए। कोई बात नहीं, बेला, इसकी चिंता मत करो। कमरे के किनारों पर हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। मैंने एक और गहरी सांस ली। चिंता मत करो, तुमने अपना हाथ काट लिया है। उसने मेरे द्वारा आगे बढ़ाए गए बर्तन धोने वाले तौलिए को अनदेखा कर दिया। उसने अपना हाथ नल के नीचे रखा और घाव पर पानी बहने दिया। पानी लाल हो गया। मेरा सिर घूम गया। बेला, उन्होंने कहा। मैंने घाव से दूर उसके चेहरे की ओर देखा। वह भौहें सिकुड़े हुए था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। क्या ऐसा लग रहा है कि तुम बेहोश हो जाओगे और अपना होंठ काट रहे हो? रुको, आराम करो, सांस लो। मैं ठीक हूँ। मैंने मुंह से सांस अंदर खींची और अपने निचले होंठ से दांत निकाले। बहादुर मत बनो। उसने अपनी आंखें घुमा लीं।
चलो चलते हैं, मैं तुम्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन था कि मैं गाड़ी चलाकर ठीक हो जाऊंगा। कम से कम अब दीवारें स्थिर थीं। जरूरी नहीं है। जैक ने पानी बंद कर दिया और मेरे हाथ से तौलिया ले लिया। उसने उसे अपनी हथेली पर हल्के से लपेट लिया। रुको, मैंने विरोध किया। मुझे इसे देखने दो। मैंने काउंटर को और मजबूती से पकड़ लिया, ताकि अगर घाव की वजह से मुझे फिर से चक्कर आए तो मैं खुद को सीधा रख सकूं। क्या आपके पास कोई मेडिकल डिग्री है जिसके बारे में आपने मुझे कभी नहीं बताया? बस मुझे ये निर्णय लेने का मौका दो कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाने पर गुस्सा करूंगा या नहीं। उसने नकली भाई का चेहरा बनाया। कृपया दौरा मत डालो। अगर तुम मुझे अपना हाथ नहीं दिखाओगे तो दौरा पड़ना तय है। उसने गहरी सांस ली और फिर जोर से आह भरी। ठीक है। उसने तौलिया खोला और जब मैंने कपड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। मुझे कुछ सेकंड लगे। मैंने उसका हाथ भी पलट दिया, हालांकि मुझे यकीन था कि उसने अपनी हथेली काट ली होगी। मैंने उसका हाथ फिर से ऊपर किया। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि गुस्से से भरी गुलाबी, सिकुड़ी हुई रेखा ही उसके घाव का एकमात्र अवशेष थी। लेकिन तुम्हारा खून बह रहा था, बहुत ज्यादा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखें स्थिर और गंभीर थीं और वह मेरी ओर देख रही थी। मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ, मैं कहूँगा, मैंने कहा। मैंने उस लंबे घाव को साफ देखा था, सिंक में बहता खून देखा था। उसमें से जंग और नमक की गंध ने मुझे लगभग नीचे खींच लिया था। उसे टाँके लगाने चाहिए थे। उसे ठीक होने में कई दिन लग गए होंगे और फिर चमकदार गुलाबी निशान बनने में हफ्ते लग गए होंगे जो अब उसकी त्वचा पर दिखाई दे रहा है। उसने अपना मुंह सिकोड़कर आधी मुस्कान बिखेरी और अपनी मुट्ठी एक बार अपनी छाती पर पटकी। वेवुल्फ, याद है? उसकी आंखें एक अथाह क्षण के लिए मेरी आंखों से चिपकी रहीं। ठीक है, मैंने अंततः कहा। वह मेरी अभिव्यक्ति पर हंसा। मैंने तुमसे ये कहा था। तुमने पॉल का निशान देखा है। मैंने अपना सिर हिलाकर स्पष्ट किया, ये थोड़ा अलग है, एक्शन सीक्वेंस को पहली बार देखने पर। मैं घुटनों के बल बैठ गया और सिंक के नीचे रखी कैबिनेट से ब्लीच निकाला। फिर मैंने एक डस्टिंग रैग पर थोड़ा सा ब्लीच डाला और फर्श को साफ करना शुरू कर दिया। ब्लीच की जलन भरी खुशबू ने मेरे सिर से आखिरी चक्कर को दूर कर दिया। मुझे सफाई करने दो, जेकब ने कहा। मैं ये कर सकता हूँ। इस तौलिए को कपड़े धोने में डाल दोगे क्या तुम? जब मुझे यकीन हो गया कि फर्श पर ब्लीच के अलावा और कुछ नहीं है, तो मैं उठकर सिंक के दाहिने हिस्से को भी ब्लीच से धो दिया। फिर मैं पेंट्री के बगल में कपड़े धोने की अलमारी में गया और वॉशिंग मशीन शुरू करने से पहले उसमें 1 कप पानी डाला। जेकब ने मुझे अपने चेहरे पर निराशा भरी नज़र से देखा। जब मेरी बात पूरी हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको जुनूनी बाध्यकारी विकार है? हुआ, शायद, लेकिन कम से कम इस बार मेरे पास एक अच्छा बहाना था। हमारे यहाँ खून के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता है। मुझे यकीन है कि आप इसे समझ सकते हैं। ओह, उसने फिर से अपनी नाक सिकोड़ी। क्यों न उसके लिए इसे जितना संभव हो सके उतना आसान बना दिया जाए। वह जो कर रहा है वो काफी कठिन है। जरूर, जरूर, क्यों नहीं? मैंने प्लग खींच लिया और गंदे पानी को सिंक से बाहर निकलने दिया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, बेला? एक कहावत में, एक वेयरवुल्फ को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना कैसा लगता है? इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं जोर से हंस पड़ा। क्या ये तुम्हें डराता है? मेरे जवाब देने से पहले ही उसने पूछा। नहीं, जब वेयरवुल्फ अच्छा व्यवहार करता है, मैंने स्पष्ट किया, तो ये सबसे अच्छा होता है। वह बड़े ही जोर से मुस्कुराया, उसके दांत उसकी लाल त्वचा पर चमक रहे थे। धन्यवाद, बेला, उसने कहा, और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी हड्डियों को कुचलने वाली झप्पी में जकड़ लिया। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने हथियार नीचे कर लिए और दूर चला गया। उफ, उसने नाक सिकुड़ते हुए कहा। तुम्हारे बालों से तुम्हारे कमरे से भी ज्यादा बदबू आती है। माफ करना, मैंने बुदबुदाया। अचानक मुझे समझ में आया कि एडवर्ड पहले किस बात पर हंस रहा था, जब उसने मुझ पर सांस ली।
पिशाचों के साथ मेलजोल के कई खतरों में से एक, जेकब ने कंधे उचकाते हुए कहा। इससे बदबू आती है। तुलनात्मक रूप से यह एक छोटा खतरा है। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरी गंध तुम्हें ही खराब लगती है, जैक। वह मुस्कुराया। फिर मिलेंगे, बेल्स। क्या आप जा रहे हैं? वह मेरे जाने का इंतजार कर रहा है। मैं बाहर से उसकी आवाज सुन सकता हूँ। ओह, मैं पीछे से बाहर जाऊंगा, उसने कहा और फिर वह रुक गया। 1 मिनट रुको, क्या तुम सोचते हो कि तुम आज रात लापता आ सकते हो? हम एक बोनफायर पार्टी कर रहे हैं। एमिली वहाँ होगी और तुम किम से मिल सकते हो और मैं जानता हूँ कि क्विल भी तुमसे मिलना चाहता है। वो बहुत नाराज है कि तुम्हें उससे पहले पता चल गया। मैं इस पर मुस्कुराया। मैं बस कल्पना कर सकता था कि क्विल जेकब की छोटी मानव सहेली को वेयरवुल्फ के साथ नीचे जाने पर कितना गुस्सा आया होगा, जबकि वह अभी भी अनजान था। और फिर मैंने आह भरी। हाँ, जैक, मुझे इसके बारे में नहीं पता। देखो, अभी ये थोड़ा तनावपूर्ण है। अरे, तुम्हें लगता है कि कोई हम सभी छहों को पार कर जाएगा? जब वह अपने सवाल के अंत में हकला रहा था तो एक अजीब सी चुप्पी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे वेयरवुल्फ शब्द को जोर से बोलने में परेशानी हो रही थी, जिस तरह से मुझे अक्सर वैम्पायर शब्द बोलने में परेशानी होती थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें निर्लज विनती से भरी थीं। मैं पूछूंगा, मैंने संदेह से कहा। उसने अपने गले के पिछले हिस्से से आवाज निकाली। क्या वह अब तुम्हारा वार्डन भी है? तुम्हें पता है, मैंने पिछले हफ्ते न्यूज़ में किशोरों के नियंत्रणकारी अपमानजनक रिश्तों के बारे में ये कहानी देखी थी और ठीक है, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया और फिर उसके हाथ को धक्का दिया। अब वेयरवुल्फ को बाहर निकलने का समय आ गया है। वह मुस्कुराया। अलविदा, बेल्स। कृपया अनुमति अवश्य लें। इससे पहले कि मैं उस पर फेंकने के लिए कुछ ढूंढ पाता, वह पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने खाली कमरे की ओर बेतरतीब ढंग से गुर्राहट की। उसके जाने के कुछ सेकंड बाद एडवर्ड धीरे धीरे रसोई में चला गया। बारिश की बूंदें उसके बालों के कांसे में जड़े हीरे की तरह चमक रही थीं। उसकी आंखें सतर्क थीं। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ? उसने पूछा। एडवर्ड, मैंने खुद को उसकी ओर फेंकते हुए गाया। हाय, वहाँ। वह हंसा और अपनी बाहों में मुझे जकड़ लिया। क्या तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो? ये काम कर रहा है? नहीं, मैंने जेकब से लड़ाई नहीं की। ज्यादा नहीं। क्यों? मैं बस यही सोच रहा था कि तुमने उसे चाकू क्यों मारा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपनी थोड़ी से उसने काउंटर पर पड़े चाकू की ओर इशारा किया। अरे, मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं उससे दूर हट गया और चाकू को सिंक में रखने के लिए भागा, इससे पहले कि मैं उस पर ब्लीच डालूं। मैंने उसे चाकू नहीं मारा, मैंने काम करते हुए समझाया। वह भूल गया था कि उसके हाथ में चाकू है। एडवर्ड ने हंसते हुए कहा, यह उतना मज़ेदार नहीं है जितना मैंने सोचा था। अच्छा होगा। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक बड़ा लिफाफा निकाला और काउंटर पर फेंक दिया। मुझे आपका मेल मिल गया। कुछ अच्छा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। मैं जांच करने गया। उसने कानूनी आकार के लिफाफे को आधा मोड़ दिया था। मैंने उसे खोला, महंगे कागज के वजन को देखकर हैरान रह गया और रिटर्न एड्रेस पढ़ा। डार्टमाउथ। क्या यह मजाक है? मुझे यकीन है कि यह स्वीकृति है। ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। हे भगवान, एडवर्ड, तुमने क्या किया? मैंने आपका आवेदन भेज दिया, बस इतना ही। मैं डार्टमाउथ का खिलाड़ी नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि ऐसा मानूं। ऐसा लगता है कि डार्टमाउथ को लगता है कि आप डार्टमाउथ के लिए उपयुक्त हैं। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे 10 तक गिनती की। यह उनकी बहुत उदारता है, मैंने आखिरकार कहा। हालांकि, स्वीकार किया जाए या नहीं, ट्यूशन का एक छोटा सा मामला अभी भी है। मैं इसे वहन नहीं कर सकता और मैं आपको इतना पैसा बर्बाद नहीं करने दूंगा कि आप अपने लिए एक और स्पोर्ट्स कार खरीद लें, ताकि मैं अगले साल डार्टमाउथ जाने का नाटक कर सकूं। मुझे दूसरी स्पोर्ट्स कार की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कुछ भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कॉलेज का 1 साल तुम्हें नहीं मारेगा।
शायद तुम्हें ये पसंद भी आए। जरा सोचो बेला, कल्पना करो कि चार्ली और रेनी कितने उत्साहित होंगे। उसकी मखमली आवाज ने मेरे दिमाग में तस्वीर बना दी, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता। बेशक चार्ली गर्व से फट जाएगा, फोक्स शहर में कोई भी उसके उत्साह से बच नहीं पाएगा। और रेनी मेरी जीत पर खुशी से पागल हो जाएगी, हालांकि वह कसम खाएगी कि उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने अपने दिमाग से उस छवि को बाहर निकालने की कोशिश की। एडवर्ड, मुझे ग्रेजुएशन तक जीने की चिंता है, इस गर्मी या अगली शरद ऋतु की तो बात ही छोड़िए। उसने फिर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारे पास दुनिया का सारा समय है। मैंने आह भरी। मैं कल अपने बैंक खाते की सारी जानकारी अलास्का भेज रहा हूँ। बस इतना ही बहाना चाहिए। यह इतनी दूर है कि चार्ली को क्रिसमस से पहले आने की उम्मीद नहीं है, और मुझे यकीन है कि तब तक मैं कोई बहाना सोच लूंगा। तुम्हें पता है, मैंने आधे मन से चिढ़ाते हुए कहा, ये पूरी गोपनीयता और धोखे की बात एक तरह से दर्द है। एडवर्ड का चेहरा सख्त हो गया। यह आसान हो जाता है। कुछ दशकों के बाद आपके जानने वाले सभी लोग मर चुके होंगे। समस्या हल हो गई। मैं सहम गया। माफ करें, ये कठोर था। मैंने बड़े सफ़ेद लिफाफे को देखा लेकिन उसे नहीं देखा। लेकिन फिर भी ये सच है। अगर मैं इस समस्या का समाधान कर दूं, चाहे हम जिस भी समस्या से जूझ रहे हों, तो क्या आप कृपया प्रतीक्षा करने पर विचार करेंगे? नहीं, हमेशा इतना जिद्दी। हाँ। वॉशिंग मशीन धड़ाम से रुक गई। बेवकूफ़ कबाड़ का टुकड़ा, मैंने उससे दूर हटते हुए कहा। मैंने खाली मशीन को असंतुलित करने वाले एक छोटे तौलिए को हटाया और उसे फिर से चालू किया। यह मुझे याद दिलाता है, मैंने कहा, क्या आप एलिस से पूछ सकते हैं कि जब उसने मेरा कमरा साफ किया तो उसने मेरे सामान के साथ क्या किया? मुझे वह कहीं नहीं मिल रहा है। उसने मेरी ओर उलझन भरी निगाहों से देखा। एलिस ने तुम्हारा कमरा साफ किया? हाँ, मुझे लगता है कि वो यही कर रही थी। जब वो मुझे बंधक बनाने के लिए मेरा पजामा और तकिया और अन्य सामान लेने आई थी। मैंने उसे कुछ देर के लिए घूर कर देखा। उसने मेरे आसपास पड़ी हर चीज को उठा लिया, मेरी शर्ट, मेरे मोजे, और मुझे नहीं पता कि उसने उन्हें कहाँ रखा। एडवर्ड कुछ क्षण तक असमंजस में रहा और फिर अचानक ही वह कठोर हो गया। आपको कब पता चला कि आपकी चीजें गायब हैं? जब मैं नकली स्लम्बर पार्टी से वापस आया। क्यों? मुझे नहीं लगता कि एलिस ने कुछ भी लिया। न आपके कपड़े, न ही आपका तकिया। जो चीजें ली गईं, वे चीजें थीं जिन्हें आपने पहना था, छुआ था, और जिन पर सोए थे। हाँ, क्या बात है, एडवर्ड? उसके चेहरे पर तनाव था। तुम्हारी खुशबू वाली चीजें। ओह, हम काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मेरे आगंतुक, मैंने बुदबुदाया। वह निशान इकट्ठा कर रहा था। सबूत, ये साबित करने के लिए कि उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। क्यों? मैंने फुसफुसाकर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन बेला, मैं कसम खाता हूँ कि मैं पता लगाऊंगा। मैं पता लगाऊंगा। मुझे पता है तुम ऐसा करोगे, मैंने कहा, अपना सिर उसकी छाती पर टिकाते हुए। वहीं झुकते हुए, मैंने महसूस किया कि उसकी जेब में उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। उसने अपना फ़ोन निकाला और नंबर पर नज़र डाली। बस वही व्यक्ति जिससे मुझे बात करनी है, उसने बड़बड़ाया और फिर उसने फ़ोन खोला। कार्लिसल, उसने बात रोकी और कुछ मिनटों के लिए एकाग्रता से अपना चेहरा तना हुआ रखते हुए सुनने लगा। मैं इसकी जांच करूंगा। सुनो, उन्होंने मेरी खोई हुई चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन जिस तरफ से मैं सुन रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि कार्लिसले के पास हमारे लिए कोई जानकारी नहीं थी। शायद मैं जाऊंगा, एडवर्ड ने कहा। जैसे ही उसकी नज़र मेरी ओर गई, वह चुप हो गया। शायद नहीं, एम्मेट को अकेले मत जाने दो, तुम्हें पता है कि वह कैसा है। कम से कम एलिस से तो कहो कि वह सब कुछ पर नज़र रखे। हम बाद में इसका हल निकाल लेंगे। उसने फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे पूछा, पेपर कहाँ है? मुझे यकीन नहीं है। क्यों? मुझे कुछ देखना है। क्या चार्ली ने इसे पहले ही बाहर फेंक दिया है? शायद। एडवर्ड गायब हो गया। वो आधे सेकंड में वापस आ गया,
उसके बालों में नए हीरे जड़े हुए थे, उसके हाथ में एक गीला अखबार था। उसने उसे मेज पर फैला दिया। उसकी आंखें जल्दी जल्दी शीर्षकों को स्कैन कर रही थीं। वह झुक गया, कुछ पढ़ने में ध्यान लगाए हुए, एक उंगली से उन अंशों को ट्रेस कर रहा था जो उसे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहे थे। कार्लिसल सही कह रहा है। हाँ, बहुत लापरवाह, जवान और पागल, यह मौत की इच्छा, उसने खुद से कहा। मैं उसके कंधे के ऊपर से झांकने गया। सिएटल टाइम्स की हेडलाइन थी, हत्या का सिलसिला जारी, पुलिस के पास कोई नया सुराग नहीं। ये लगभग वैसी ही कहानी थी जिसके बारे में चार्ली कुछ सप्ताह पहले शिकायत कर रहा था कि बड़े शहरों में होने वाली हिंसा के कारण सिएटल राष्ट्रीय हत्या हॉटस्पॉट सूची में ऊपर आ गया है। हालांकि ये बिल्कुल वैसी ही कहानी नहीं थी। संख्याएं बहुत अधिक थीं। ये बदतर होता जा रहा है, मैंने धीरे से कहा। उसने भौहें सिकोड़ी, पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर। ये सिर्फ एक नवजात पिशाच का काम नहीं हो सकता। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वोल्टुरी के बारे में कभी सुना ही नहीं। जो संभव है, मुझे लगता है किसी ने उन्हें नियम नहीं समझाए। तो फिर उन्हें कौन बना रहा है? वोल्टुरी, मैंने कांपते हुए दोहराया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वे नियमित रूप से अमर लोगों को खत्म कर देते हैं जो हमें बेनकाब करने की धमकी देते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले अटलांटा में इसी तरह की गंदगी को साफ किया था और यह इतना बुरा नहीं हुआ था। वे जल्द ही, बहुत जल्द हस्तक्षेप करेंगे, जब तक कि हम स्थिति को शांत करने का कोई तरीका नहीं खोज लेते। मैं वास्तव में चाहता हूं कि वे अभी सिएटल न आएं। जब तक वे इतने करीब हैं, वे आप पर नज़र रखने का फैसला कर सकते हैं। मैं फिर से कांप उठा। हम क्या कर सकते हैं? हमें इस पर निर्णय लेने से पहले और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। शायद अगर हम इन युवाओं से बात कर सकें, नियमों को समझा सकें, तो इसे शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। उसने भौहें सिकोड़ी, जैसे उसे नहीं लगता कि ऐसा होने की संभावना अच्छी है। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एलिस को ये पता न चल जाए कि क्या हो रहा है। हम तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहते जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो। आखिरकार, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन यह अच्छा है कि हमारे पास जैस्पर है। उसने लगभग अपने आप से कहा, अगर हम नवजात शिशुओं के साथ काम कर रहे हैं, तो वह मददगार होगा। जैस्पर, क्यों? एडवर्ड ने उदास होकर मुस्कुराया। जैस्पर युवा पिशाचों का विशेषज्ञ है। क्या मतलब है तुम्हारा विशेषज्ञ? आपको उससे पूछना होगा कि इसमें क्या कहानी है। क्या गड़बड़ है? मैंने बुदबुदाया। ऐसा ही लगता है न? जैसे आजकल हर तरफ से यही आ रहा है। उसने आह भरी। क्या तुम्हें कभी लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम्हारी जिंदगी आसान होती? शायद। हालांकि यह कोई खास जिंदगी नहीं होगी मेरे लिए। उसने धीरे से संशोधन किया। और अब मुझे लगता है, उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? मैं उसे शून्य भाव से देखती रही। या शायद नहीं। वह मुस्कुराया। मुझे तो ये लग रहा था कि तुमने आज रात किसी वेयरवुल्फ पार्टी में जाने के लिए मुझसे अनुमति मांगने का वादा किया था। फिर से छिपकर सुनना। वह मुस्कुराया, बस थोड़ा सा, बिल्कुल अंत में। खैर, मैं वैसे भी तुमसे पूछने वाला नहीं था। मुझे लगा कि तुम्हारे पास तनाव लेने के लिए बहुत कुछ है। उसने अपना हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखा और मेरे चेहरे को थामा ताकि वह मेरी आंखों को पढ़ सके। क्या तुम चलना चाहोगी? यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी चिंता मत करो, बेला, तुम्हें मेरी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, भगवान का शुक्र है। हालांकि, शायद तुम्हें चार्ली से पूछना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है कि चार्ली हाँ कहेगा। मुझे उनके संभावित उत्तर के बारे में अधिकतर लोगों से अधिक जानकारी है, ये सच है। मैं बस उसे देखती रही, ये समझने की कोशिश करती रही कि वो क्या चाहता है, और अपने मन से लापुश जाने की इच्छा को दूर करने की कोशिश करती रही ताकि मैं अपनी इच्छाओं से प्रभावित न हो जाऊं। जब बहुत कुछ भयावह और अस्पष्ट हो रहा था, तब इस समय बड़े बेवकूफ़ भेड़ियों के झुंड के साथ घूमने जाना बेवकूफ़ी थी। बेशक, यही कारण था कि मैं जाना चाहती थी। मैं मौत की धमकियों से बचना चाहती थी,
बस कुछ घंटों के लिए। कम परिपक्व, ज्यादा लापरवाह बेला बनना चाहती थी, जो जेकब के साथ हंसकर बात कर सकती थी, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेला, एडवर्ड ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उचित रहूंगा और तुम्हारे निर्णय पर भरोसा करूंगा। मेरा मतलब यही था, अगर तुम वेयरवुल्फ पर भरोसा करती हो, तो मैं उनके बारे में चिंता नहीं करूंगा। वाह, मैंने कहा, जैसा कि मैंने कल रात कहा था। और जेकब एक बात में सही है, वैसे भी वेयरवुल्फ का एक झुंड एक शाम के लिए भी आपकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल, केवल मैंने खुद को संभाला। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ सावधानियां बरतने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। एक तो मुझे आपको सीमा रेखा तक ले जाने की अनुमति देना, और फिर एक सेल फोन ले जाना, ताकि मुझे पता रहे कि आपको कब लेना है। ये बहुत उचित लगता है। उत्कृष्ट। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, और मैं उसकी रत्नसी आंखों में आशंका का कोई निशान नहीं देख सका। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, चार्ली को मेरे लापुश में अलाव जलाने जाने से कोई परेशानी नहीं थी। जब मैंने जेकब को ये खबर देने के लिए फ़ोन किया तो वह खुशी से झूम उठा और एडवर्ड के सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए वह काफ़ी उत्सुक लग रहा था। उसने 6 बजे प्रदेशों के बीच की लाइन पर हमसे मिलने का वादा किया। मैंने एक छोटी सी आंतरिक बहस के बाद तय किया था कि मैं अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेचूंगा। मैं इसे वापस लापुश ले जाऊंगा जहां ये थी, और जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो मैं जोर दूंगा कि जेकब किसी तरह अपने काम से मुनाफा कमाए। वह इसे बेच सकता था या किसी दोस्त को दे सकता था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज रात मुझे बाइक जेकब के गैराज में वापस करने का एक अच्छा मौका लगा। मैं हाल ही में चीज़ों को लेकर जितना उदास महसूस कर रहा था, हर दिन एक संभावित आखिरी मौका लग रहा था। मेरे पास किसी भी काम को टालने का समय नहीं था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जब मैंने एडवर्ड को बताया कि मैं क्या चाहती हूं तो उसने केवल सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगा कि मैंने उसकी आंखों में घबराहट की झलक देखी थी, और मैं जानती थी कि वह भी चार्ली की तरह मुझे मोटरसाइकिल पर देखकर खुश नहीं था। मैं उसके पीछे पीछे उसके घर गया, गराज में जहां मैंने बाइक छोड़ी थी। जब तक मैं ट्रक को अंदर खींचकर बाहर नहीं निकल गया, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस बार घबराहट सिर्फ मेरी सुरक्षा को लेकर नहीं थी। मेरी छोटी पुरानी मोटरसाइकिल के बगल में, उसे ढकते हुए, एक और वाहन खड़ा था। इस दूसरे वाहन को मोटरसाइकिल कहना शायद ही उचित लगता, क्योंकि यह मेरी अचानक जर्जर दिखने वाली बाइक के परिवार से संबंधित नहीं लग रहा था। ये बड़ा, चिकना और चांदी जैसा था, और पूरी तरह स्थिर होने पर भी ये तेज दिखता था। वह क्या है? कुछ नहीं, एडवर्ड ने बड़बड़ाया। ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं है। एडवर्ड की अभिव्यक्ति सहज थी, वह इसे टालने के लिए दृढ़ था। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने दोस्त को माफ करोगे या वह तुम्हें, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या तुम फिर भी अपनी बाइक चलाना चाहोगे। ऐसा लग रहा था कि यह कुछ ऐसा था जो तुम्हें पसंद था। मैंने सोचा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। उसने कंधे उचका दिए। मैंने उस खूबसूरत मशीन को देखा। उसके बगल में मेरी बाइक टूटी हुई तिपहिया साइकिल की तरह दिख रही थी। मुझे अचानक दुख की लहर महसूस हुई जब मुझे एहसास हुआ कि एडवर्ड के बगल में मैं जिस तरह दिख रहा था, उसके लिए यह कोई बुरी उपमा नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। एडवर्ड ने अपना हाथ मेरी ठुड्डी के नीचे रखा और मेरे चेहरे को इस तरह से खींचा कि वह उसे सीधे देख सके। एक उंगली से उसने मेरे मुंह के कोने को ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, बेला। यह आपके लिए ज्यादा मजेदार नहीं होगा। बेशक ऐसा होगा, अगर हम साथ हों। मैंने अपने होंठ काटे और एक पल के लिए कल्पना की। एडवर्ड, अगर तुम्हें लगे कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ या बाइक पर नियंत्रण खो रहा हूँ या कुछ और, तो तुम क्या करोगे? वह हिचकिचाया, जाहिर है सही जवाब खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे सच पता था, वह मेरे दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले मुझे बचाने का कोई रास्ता खोज लेगा। फिर वह मुस्कुराया। ये सहज लग रहा था, सिवाय उसकी आंखों की छोटी रक्षात्मक कसावट के।
ये कुछ ऐसा है जो आप जेकब के साथ करते हैं। अब मैं इसे समझ गया हूँ। बस इतना ही है कि ठीक है, मैं उसे इतना धीमा नहीं कर सकता, आप जानते हैं। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मुझे लगता है। मैंने चांदी रंग की मोटरसाइकिल को संदेह भरी नजरों से देखा। इसकी चिंता मत करो, एडवर्ड ने कहा, और फिर वह हल्के से हंसा। मैंने जैस्पर को इसकी प्रशंसा करते देखा। शायद अब समय आ गया है कि वो यात्रा करने का कोई नया तरीका खोजे। आखिरकार अब एलिस के पास उसकी पोशकार है। एडवर्ड, उसने मुझे बीच में ही रोककर एक चुंबन लिया। मैंने कहा था कि चिंता मत करो, लेकिन क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? जो भी आपको चाहिए, मैंने तुरंत वादा किया। उसने मेरा चेहरा नीचे किया और बड़ी मोटरसाइकिल के पीछे की ओर झुककर वहां छिपाई हुई कोई चीज निकाली। वो एक वस्तु लेकर वापस आया जो काली और आकारहीन थी, तथा दूसरी वस्तु जो लाल थी और आसानी से पहचानी जा सकने वाली थी। कृपया, उन्होंने पूछा, और अपनी कुटिल मुस्कान बिखेरी, जो हमेशा मेरे प्रतिरोध को नष्ट कर देती थी। मैंने लाल हेलमेट लिया और उसे अपने हाथों में तौलते हुए कहा, मैं बेवकूफ लगूंगा। नहीं, तुम स्मार्ट दिखोगे। इतने स्मार्ट कि खुद को चोट ना पहुंचाओ। उसने काली चीज, जो भी थी, अपनी बांह पर फेंकी और फिर मेरे चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। इस समय मेरे हाथों में ऐसी चीजें हैं जिनके बिना मैं नहीं रह सकता। तुम उनका ख्याल रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। वह दूसरी चीज क्या है? मैंने संदेह से पूछा। वह हंसा और किसी तरह की गद्देदार जैकेट को हिलाया। यह एक राइडिंग जैकेट है। मैंने सुना है कि सड़क पर खरोंच काफी है। असहज, ऐसा नहीं कि मैं खुद को जान पाऊं। उसने इसे मेरे लिए आगे बढ़ाया। एक गहरी आह भरते हुए मैंने अपने बालों को पीछे किया और हेलमेट को अपने सिर पर रख लिया। फिर मैंने अपनी बाहें जैकेट की आस्तीन में से घुसा लीं। उसने मुझे जिप में बंद कर दिया। उसके होठों के कोनों में एक मुस्कान खेल रही थी और एक कदम पीछे हट गया। मुझे भारीपन महसूस हुआ। ईमानदारी से बताओ, मैं कितना भयानक दिखता हूँ? वह एक और कदम पीछे हटा और अपने होठों को भींच लिया। इतना बुरा है न? मैंने बुदबुदाया। नहीं, नहीं, बेला। दरअसल, उसे सही शब्द खोजने में दिक्कत हो रही थी। तुम सेक्सी लग रही हो। मैं जोर से हंसा। ठीक है, वाकई बहुत सेक्सी है। आप बस इसलिए ऐसा कह रहे हैं ताकि मैं इसे पहन लूं, मैंने कहा। लेकिन ये ठीक है, आप सही कह रहे हैं, यह ज्यादा समझदारी भरा है। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। तुम मूर्ख हो। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे आकर्षण का हिस्सा है। हालांकि मैं यह मानता हूं कि इस हेलमेट में कुछ कमियां भी हैं। और फिर उसने अपना हेलमेट उतार दिया ताकि वह मुझे चूम सके। जब एडवर्ड मुझे कुछ देर बाद लापुश की ओर ले जा रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि यह अभूतपूर्व स्थिति अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। मुझे इस बात पर सोचने में कुछ समय लगा कि आखिर इस डेजा वू का स्रोत क्या है। तुम्हें पता है यह मुझे क्या याद दिलाता है? मैंने पूछा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं बच्चा था और रेनी मुझे गर्मियों के लिए चाली को सौंप देती थी। मुझे 7 साल का बच्चा जैसा महसूस हो रहा है। एडवर्ड हंसा। मैंने यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन दोनों परिस्थितियों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि रेनी और चाली के बीच संबंध बेहतर थे। लापुश के आधे रास्ते पर हम कोने पर पहुंचे और पाया कि जेकब लाल रंग की फोक्सवैगन की साइड पर झुका हुआ था जिसे उसने स्क्रैप से अपने लिए बनाया था। जब मैंने आगे की सीट से हाथ हिलाया तो जेकब का सावधानी से तटस्थ भाव मुस्कान में बदल गया। एडवर्ड ने वोल्वो को 30 गज दूर पार्क किया। जब भी तुम घर आने के लिए तैयार हो मुझे फ़ोन करो, उन्होंने कहा। और मैं यहीं रहूंगा। मैं देर तक बाहर नहीं आऊंगा, मैंने वादा किया। एडवर्ड ने अपनी कार की डिक्की से बाइक और मेरा नया गियर निकाला। मैं इस बात से काफ़ी प्रभावित था कि यह सब फिट हो गया था। लेकिन जब आप पूरी तरह से वैन को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं, तो छोटी मोटरसाइकिलों की तो बात ही छोड़िए, इसे संभालना इतना मुश्किल नहीं था। जेकब देखता रहा, पास आने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसकी गहरी आंखें समझ से परे थीं। मैंने हेलमेट अपनी बांह के नीचे दबा लिया और जैकेट
सीट पर फेंक दी। क्या आपके पास ये सब है? एडवर्ड ने पूछा। कोई समस्या नहीं, मैंने उसे आश्वस्त किया। उसने आह भरी और मेरी तरफ झुका। मैंने अलविदा कहने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन एडवर्ड ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर कस ली और मुझे उतने ही उत्साह से चूमा जितना उसने गराज में पहले किया था। मैं सांस के लिए हौंफ रही थी। एडवर्ड किसी बात पर धीरे से हंसा और फिर मुझे जाने दिया। अलविदा, उसने कहा। मुझे जैकेट वाकई पसंद है। जैसे ही मैं उससे दूर मुड़ा, मुझे लगा कि मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा है जिसे मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता था कि यह वास्तव में क्या था। शायद चिंता। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह घबराहट है, लेकिन मैं शायद हमेशा की तरह कुछ भी नहीं से कुछ बना रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नज़रें मेरी पीठ पर हैं, जब मैं जेकब से मिलने के लिए अपनी बाइक को अदृश्य पिशाच वेयरवुल्फ संधि रेखा की ओर बढ़ा रहा था। ये सब क्या है? जेकब ने मुझे पुकारा, उसकी आवाज़ में संदेह था। वह रहस्यमय भाव से मोटरसाइकिल की जांच कर रहा था। मैंने सोचा कि मुझे इसे वहीं वापस रख देना चाहिए जहां इसका स्थान है, मैंने उससे कहा। वो कुछ क्षण तक इस पर विचार करता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। मुझे ठीक ठीक पता था कि मैं वेयरवुल्फ क्षेत्र में था क्योंकि जेकब अपनी कार से दूर चला गया और तेजी से मेरी ओर बढ़ा। 3 लंबे कदमों में दूरी कम कर ली। उसने मुझसे बाइक ली, उसे किकस्टैंड पर संतुलित किया और मुझे एक और कसकर गले लगा लिया। मैंने वोल्वो के इंजन की गड़गड़ाहट सुनी और मैं छूटने के लिए संघर्ष करने लगा। बंद करो, जैक, मैंने सांस फूलते हुए कहा। वह हंसा और मुझे नीचे उतार दिया। मैं अलविदा कहने के लिए मुड़ा, लेकिन वह सिल्वर रंग की कार पहले ही सड़क के मोड़ पर गायब हो चुकी थी। बहुत बढ़िया, मैंने टिप्पणी की और कुछ अम्लता को अपनी आवाज़ में आने दिया। उसकी आंखें झूठी मासूमियत से फैल गईं। क्या वो इस बारे में बहुत ही खुशमिजाज है? आपको अपनी किस्मत आजमाने की जरूरत नहीं है। वो फिर से हंसा, पहले से ज्यादा जोर से। उसे लगा कि मैंने जो कहा था वो वाकई बहुत मज़ेदार था। जब वो खरगोश के इर्द गिर्द घूमकर मेरे लिए दरवाज़ा खुला रखने लगा, तो मैंने मजाक समझने की कोशिश की। बेला, आखिरकार उसने मेरे पीछे दरवाजा बंद करते हुए हंसते हुए कहा, तुम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकती जो तुम्हारे पास नहीं है।